नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो भी आपका एस्टेट पीजीटी का पेपर हुआ है उसके अंतर्गत हम सीडीपी का सेक्शन एक बार जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि जो कल आपको 31 जुलाई को जो आपका टीजीटी का और पीआरटी का पेपर होने वाला है उसमें सीडीपी का सेक्शन लगभग सेम टू सेम रहता है। तीनों में कॉमन सेक्शन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसने बोला सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की बाल केंद्रित विधि नहीं है। नहीं पूछा सबसे पहली बात तो मतलब कि चाइल्ड सेंटर कौन सा नहीं है। अगर चाइल्ड सेंटर की बात करूँ, प्रदर्शन करना चाइल्ड सेंटर है, और क्षेत्र भ्रमण करना तो ये भी चाइल्ड सेंटर के अंतर्गत आता है, और या फिर हम प्रोजेक्ट करना या प्रायोजना करना ये भी चाइल्ड सेंटर के अंतर्गत आता है। अभिक्रमित अनुदेशन ये चाइल्ड सेंटर के अंतर्गत नहीं आता, ये टीचर सेंटर है, शिक्षक केंद्रित है, क्योंकि कुछ अनुदेशन देना या इंस्ट्रक्शन देना ये चाइल्ड सेंटर में नहीं है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो ये इसका राइट आंसर या रॉन्ग आंसर कौन सा हो जाएगा? सी जो है इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसने पूछा कि मैकडूगल के अनुसार जो घृणा का संवेग है किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात तो मैकडूगल ने 14 जो मूल प्रवृत्तियां दी हैं या 14 हमको क्या है संवेग देखने को मिलते हैं। तो उन 14 के अंतर्गत सबसे पहला हमारा क्या आता है? पलायन आता है। तो पलायन का क्या होता है? भय। तो पलायन का क्या होता है भाई? भय होता है। फिर हम उसके बाद देखें युत्सा, इसका क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। और जिज्ञासा की बात करेंगे तो जिज्ञासा का आश्चर्य हो जाएगा, आश्चर्य। तो निवृत्ति किससे हो जाएगा? घृणा से हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई वर्णन के पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के जो ऊपर से नीचे का चयन है वो सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले हमारा आएगा जर्नल फैक्टर। सबसे पहला कौन सा आएगा? जर्नल फैक्टर आएगा। फिर हमारा क्या आएगा? स्पेसिफिक फैक्टर आएगा। फिर मेजर फैक्टर आएगा। फिर माइनर फैक्टर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसने कौन सा पूछा है? सत्य नहीं है। तो नहीं वाला पूछा है, तो उसके बारे में हम क्या है बात कर लेंगे। देखिए, बौद्धिक विकास पर आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं। सबसे पहली बात तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि इसमें वातावरण का प्रभाव भी पड़ेगा और आनुवांशिकता का प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमको रॉन्ग देखने को मिलती है। फिर लैंगिक भिन्नता बौद्धिक भिन्नता का कारण नहीं होती है, ये ठीक है। तीव्र बुद्धि तीव्र श्रवण शक्ति का परिचायक होती है, ये भी ठीक है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता होती है, तो ये भी ठीक है। तो ए हमारा रॉन्ग है। तो ए दो ऑप्शन में है, ए एंड बी, तो ज़्यादा चांस हमारे ए एंड बी के रहेंगे। अन्यथा इसका अगर प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ए ही ऑप्शन क्या है? रॉन्ग रहेगा। बाकी देखते हैं आंसर की में क्या देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं पूछी हुई है उसने। तो यह विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करती है, बिल्कुल करती है, ये राइट है। यह विविधता का उत्सव मनाने की बात कहती है, ये भी ठीक है। यह अध्यापक अभिभावक बालक एवं समाज की सहभागिता सुनिश्चित करती है, ये भी ठीक है। यह ऐसा बच्चों की विशिष्ट शिक्षा तक सीमित रहती है, नहीं। सीमित की बात आ गई, लिमिटेशन की बात आ गई। देखिए, कई वर्ड जो है नेगेटिव होते हैं, उसको हम डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि लिमिट वर्ड। जहाँ भी लिमिट वर्ड की बात होगी ये नेगेटिव होगा, ये असत्य होगा। जैसे ओनली वर्ड, जहाँ ओनली की बात होगी ये भी असत्य होगा। तो इसलिए यहाँ पर रोंग कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है रोंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन की नियमता होनी चाहिए, इकाई परीक्षणों की आवर्ती होनी चाहिए। भाई यूनिट टेस्ट भी हम क्या है ले सकते हैं। सीखने की कमियों का निदान करना, कोई भी गलती किया उसका सुधार करना, निदान करना, ये भी होना चाहिए। केवल मैंने अभी ऊपर बताया था ओनली वर्ड
क्या साउंड करेगा, नेगेटिव साउंड करेगा। आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ ओनली वर्ड आ गया वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट रोंग आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और रोंग इसने पूछा था। ठीक है भाई। तो अगला है कि सीखने की जो परिस्थिति में सुसंगत तत्वों को असुसंगत तत्वों से अलग करके प्रस्तुत करना सीखने के किस नियम का परिचायक है। तो अगर इसकी बात करेंगे, तत्व प्रबलता का नियम जो है इसका राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सृजनशील बच्चों की पहचान हेतु शिक्षक द्वारा कौन से परीक्षण प्रसारित करने चाहिए। आकृतिक निर्माण, फिगर जरूर होना चाहिए भाई, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट भी ले सकते हैं, फिर वही प्रचलित उपयोग परीक्षण भी, या फिर हमारा पिक्चर टेस्ट भी ले सकते हैं। तो ABCD तीनों सभी क्या है हमारे राइट रहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समावेशिक शिक्षा की दृष्टि से, आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि PDF थोड़ी ऐसी है, मैं बोल देता हूँ कि समावेशिक शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्त बच्चों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो निःशक्त की बात कर रहा है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि स्वयं की निःशक्तता से निपटने की आवश्यकता होनी चाहिए। सही बात है, हमको क्या है, सेल्फ क्या है, स्वयं उससे निपटना चाहिए। तो राइट है। उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होनी चाहिए, ये भी ठीक है भाई, निर्देशन एवं परामर्श की क्या है, उचित या फिर अच्छा होना चाहिए। दूसरों पर निर्भर नहीं, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, दूसरे की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा रोंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रोंग ही पूछा था, सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है कि विकास एवं अधिगम के साथ उसके संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान से अगर आप पढ़ना चाहोगे तो देख सकते हो कि ज़्यादातर इसने क्या है, गलत पूछे हुए हैं। तो सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित करता है। नेक्स्ट है, बच्चे तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे विकासात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार ना हो। विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा गलत हो जाएगा, डी जो ऑप्शन है इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वर्णबाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन का तरीका उपयुक्त है। भाई साइन लैंग्वेज भी है, फिंगर भी है, लिप भी है, तो इस प्रकार से संकेतिक भी है। तो इसलिए ABCD तो सारे क्या है, ठीक रहेंगे। अगला है बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने के लिए, किसको, सामाजिकरण को बढ़ावा देने के लिए या देने में शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक नहीं है। नहीं वाला पूछा है। व्यक्तिगत परियोजना कार्य देना, ठीक है, और सामाजिक जिम्मेदारी सौंपना, सहपाठ्यगामी सामाजिक सहभागिता को अभिप्रेरित करना, सभी ठीक है। तो पहला ही क्या है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वर्क हम क्यों देंगे, इंडिविजुअल, क्योंकि सामाजिक की बात कर रहा है और सामाजिक के अंतर्गत हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो ये रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन ए जो है रॉन्ग रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लक्षणों के अधिग्रहण के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा है भाई, विकासात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। स्थायी दांत होता है, ये तो ठीक है। प्राथमिक लैंगिक विशेषता ये भी होती है, द्वितीयक लैंगिक विशेषता ये भी होती है, थाइमस ग्रंथि ये नहीं होता है। तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी थाइमस जो ग्रंथि होती है ये जन्म से ही होती है। थाइमस ग्रंथि जो है ये जन्म से होती है, और जैसे जैसे यौन अवस्था में जाती है ये क्या होती जाती है, ये सिकुड़ती चली जाती है। तो इसलिए क्या है, थाइमस ग्रंथि जो है इसका रॉन्ग आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक किशोर अवस्था में संवेगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। प्रारंभिक किशोर अवस्था की बात कर रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, अनकंट्रोल और क्या रहेगा, अनकंट्रोल एंड इरेशनल। तो डी सी ऑप्शन जो है इसका राइट रहेगा, अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रियाएं शैक्षिक अभ्यासों में
सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। सजातीय समूह नहीं है, फिर है लिंग तटस्थ विषय वस्तु, ये है। रूढ़िबद्ध व्यवसायी मार्गदर्शन, ये भी नहीं है। और शिक्षक की पूर्वाग्रही अभिवृत्ति, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ACD। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक सत्र के अंतर्गत अधिगमकर्ताओं के लिए सीखने की कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है। फिर नहीं पूछी है भाई। जो इसके अंतर्गत रहेगा अधिगम कार्य समर्थी स्तर पर करना, मतलब क्या, देखिए लर्निंग टास्क एट मेमोरी लेवल, क्या हमको ओनली जो अधिगम है वह मेमोरी लेवल पर करना चाहिए? नहीं, ये हमारा क्या रहेगा, रोंग रहेगा। ठीक है, बाकी ज्ञान की स्वयं खोज करने देना बिल्कुल ठीक है। कक्षा अंत्यक्रिया करना, ठीक है, ये भी ठीक है। या फिर शिक्षण अधिगम विद्यार्थी में केंद्रित होना, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हमारा रोंग रहेगा। नेक्स्ट है फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए फ्राइड ने टोटल हमको 5 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 5 अवस्थाएं बताई थी। पेरी ओरल अवस्था बताई थी जो 0 से 1 साल तक होती है। दूसरी गुदा अवस्था बताई थी जो हमारी 2 से 3 साल तक होती है। तीसरी अवस्था हमारी लिंग प्रधान अवस्था बताई थी जो 4 से 5 साल तक होती है। और इसी अवस्था के अंतर्गत क्या है, जो मातृ प्रधान होता है और पिता प्रधान होता है, इसी अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हमारी चौथी अवस्था लेटेंसी बताई थी जो हमारी 6 से 12 साल तक होती है। इसमें जो काम क्रियाएं क्या है, निष्क्रिय हो जाती हैं। और लास्ट आती है हमारी जनन इंद्रिय। तो जनन इंद्रिय लास्ट हमारी आती है, ये 12 से आगे होती है। और 12 से आगे की जो अवस्थाएं हैं ये 2 रूप से होती है, एक समलैंगिक होती है और एक विषम लैंगिक होती है। और इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसमें क्या पूछा है, किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। तो जनन अवस्था जो हमारी 5वीं अवस्था है, सबसे लास्ट वाली अवस्था, ये 12 साल से आगे की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक्स हर बार आता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और अपने पर्यावरण के बीच उचित तालमेल बनाए रखता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो संतुलिनीकरण कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों? असिमिलेशन क्या होता है? असिमिलेशन होता है कि हम किसी चीज़ को पहले से जानते हैं और उसमें नई चीज़ जोड़ देते हैं, वह एसिमिलेशन होता है। और समाजीकरण क्या होता है? परिवर्तन करना, कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हुए हम कोई नई स्कीमा क्या है डेवलप करते हैं, तो वो समायोजीकरण कहलाता है। तो ठीक है, तो इसमें तो तालमेल पूछा था, तालमेल कौन सा होता है? संतुलिनीकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि और प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में अभिकलित मूल्यांकन कहलाता है। तो ये कहलाता है सीखने का मूल्यांकन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्यों? इसको हम योगात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? योगात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो शिक्षक होता है अवधि के अंत में छात्रों ने क्या सीखा है इसका मूल्यांकन करता है और उसको जैसे कि नंबर देता है, ग्रेड देता है, और इसके आधार पर क्या है उनको बोलता है। तो इसमें अंत में ही पूछा है, तो इसमें सीखने का मूल्यांकन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखन क्षमता एक विकार है। तो लेखन क्षमता के बारे में बताना हमने किससे है। देखिए आप सभी को पहले पता भी होगा, डिस्ग्राफिया किससे है? लेखन से है। डिसलेक्सिया किससे है? पठन से है। डिसकैलकुलिया किससे है? तो आपको गणित से है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखन डिस्ग्राफिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं को उनकी विशेषता के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहला है इनाम के लालच में अनुपालन करना। तो इनाम के लालच में मतलब कि वह इनाम के लिए ही अनुपालन कर रहा है। तो क्या कर रहा है? वो स्वार्थपूर्ण है। तो इसका एक किसके साथ जुड़ जाएगा? 2 के साथ जुड़ जाएगा।
फिर है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। भाई सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी है मतलब कि जो कानून बनाए गए हैं, जो न्याय बनाया गया है, उसको आपने फॉलो करना है। तो बी किससे संबंध हो जाएगा? डी से बी संबंध हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध करना, मतलब कि दूसरों की जो स्वीकृति पाना, इसका ए से हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसका क्या आ जाएगा? अंतःकरण द्वारा मान्य शाश्वत मूल्य। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी वंचित बालकों की सामान्य विशेषता नहीं है? नहीं बताना है कौन सी नहीं है। तो जो वे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, तो ये विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए ही जो है हमारा राइट हो जाएगा। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपानों को क्रम से व्यवस्थित करिए। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते थे। सबसे लास्ट में बंडूरा का पुनर्बलन खाता है। तो बी ऑप्शन कौन कौन से में लास्ट में है? तो दूसरा और चौथा तो गलती हो जाएगा, दो ही में जो है बी ऑप्शन आता है। तो पहला आएगा हमारा व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है। फिर हमारा समरण आएगा, ठीक है। फिर हमारा क्रियात्मक परिणति आएगा और फिर पुनर्बलन आएगा। तो ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता है? तो कौन आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता है? अभिवर्ती, मतलब कि एटीट्यूड जो है ये हमारा आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी जो है अभिवर्ती, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक भिन्नता से संबंध में सही नहीं है? व्यक्तिक भिन्नता ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक दोनों क्षेत्रों में होता है, बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता पर प्रजातिगत विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है, ये भी ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण होता है और बौद्धिक वातावरण नहीं, ये गलत है। तो सामाजिक वातावरण हो गया तो भौतिक वातावरण तो नॉर्मल सी बात है, फिजिकल इन्वायरमेंट तो होगा ही, जैसे क्लाइमेट वगैरह ये सभी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रश्नों का इजी क्वेश्चन आए हुए थे, एक दो तीन क्वेश्चन ही हमको क्या है दूसरे प्रकार के देखने को मिले, नहीं तो हम बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार विद्यार्थियों के भाव की अभिव्यक्ति एवं तार्किक चिंतन की जांच के लिए उपयुक्त नहीं है? तार्किक चिंतन की बात कर रहा है, तर्क संगत के लिए नहीं पूछा है। विश्लेषणात्मक ये होता है, समालोचनात्मक ये भी होता है, डिस्कस मेथड ये भी होता है, मल्टीपल ऑप्शन टाइप इसमें बच्चा ज़्यादा तार्किक नहीं कर पाता है मल्टीपल में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक घटक नहीं है? प्रगतिशील की बात कर रहा है, शिक्षा का एक घटक नहीं है। डिस्कस करना बिल्कुल होता है, अनुभव करना ये भी होता है, अंतःक्रिया करना ये भी होता है। समण जो है एक प्रगतिशील शिक्षा का घटक नहीं है। तो ये बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है? जो अर्जित करना, ठीक है, अर्जित अभिप्रेरक नहीं है। तो दर्द जो है ये अर्जित अभिप्रेरक नहीं है, क्योंकि उपलब्धि भी अर्जित करती है, अनुमोदन भी, संबंध भी। तो दर्द जो हमारा अर्जित प्रेरक नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? नहीं पूछा है, किसको? शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं? अधिगम सामग्री जो है शिक्षण अधिगम को प्रभावित करती है, बिल्कुल ठीक है। बौद्धिक जो फिजिकल कंडीशन है वो भी क्या है? प्रभावित करती है, ये भी ठीक है। मनोरंजन की सुविधाएं भी करती है, परिपक्वता नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो आज पीजीटी का पेपर हुआ उसमें हमने सीडीपी किया, क्योंकि कल टीजीटी का और पीआरटी का स्टेट का पेपर है। तो आप एक बार नज़र मार सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।